हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू वंस अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे सेल थ्योरी और सेल डॉक्ट्रिन के बारे में, और सेल थ्योरी में क्या कमियां रह गई और जिसकी वजह से हमें सेल डॉक्ट्रिन की ज़रूरत पड़ी। लेकिन उससे पहले मैं इन दो साइंटिस्ट के बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा। एक हैं श्लेडन और एक हैं श्वान। दिस इज़ नंबर 1 श्लेडन एंड दिस इज़ नंबर 2 श्वान। और श्लेडन जो हैं ये एक्चुअल में बॉटनिस्ट हैं और श्वान जो हैं वो जोलॉजिस्ट हैं। सरप्राइजिंगली इन दोनों ने सेपरेटली प्लांट्स और एनिमल्स पे काम किया, लेकिन सरप्राइजिंगली दोनों के व्यूज सेम थे, इसलिए उन्होंने कंबाइंडली 1939 में सेल थ्योरी दी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन सेल बायोलॉजी। लेकिन ये सेल थ्योरी इट वाज बेस्ड अपॉन very important observation of another scientist which is known as Robert Hooke, who in 17th century observed these cells, and these cells were from cork cells, cork टिश्यू। और इस उसको खाली जगह दिखी जिसको उसने सेल्स का नाम दे दिया। एक्चुअल में ये सेल वॉल थी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे बारे में आप जान सकते हैं यहाँ से, माई सेल्फ विनय चौधरी। आजकल मैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी गवर्नमेंट कॉलेज पंचकुला हरियाणा में हूँ। तो सबसे पहले साइंटिस्ट के बारे में हम पता कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, श्लेडन जो थे वो जर्मन बॉटनिस्ट थे और जो श्वान थे वो ब्रिटिश जोलॉजिस्ट थे। सरप्राइजिंगली दोनों ने डिफरेंट प्लांट्स पे और एनिमल्स पे काम किया, लेकिन बाद में उनके व्यूज़ जो हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर निकले। तो दोनों ने 1939 में सेल थ्योरी दी, और वो जो सेल थ्योरी है उसके क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि एनिमल्स और प्लांट्स दोनों ही सेल्स के बने हैं। बेसिक यूनिट, फंक्शनल यूनिट और स्ट्रक्चरल यूनिट सेल है, क्या क्या और फीचर्स हैं वो हम देखेंगे। लेकिन ये कंप्लीट नहीं थी, बिकॉज एज यू नो कि हर एक थ्योरी में कोई ना कोई ड्रॉबैक, या आप ये कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज तो रहती ही है। तो इसलिए ये कंप्लीट नहीं थी। इसके बाद एक अनदर साइंटिस्ट एडोल्फ वर्चो ने इसको मॉडिफाई किया, और उस मॉडिफिकेशन के आधार पे जो सेल थ्योरी थी इट वाज कन्वर्टेड इनटू सेल प्रिंसिपल और सेल डॉक्ट्रिन। यहाँ देखिए फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी। अगर हम देखें तो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेल्स के बने हैं, और इसलिए जो सेल है इट इज ए स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। सारे सेल जो हैं उनकी सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर है, इसलिए उनका बेसिक फंक्शन भी सेम है। और हर एक सेल के बाहर मेम्ब्रेन होगी। एक्चुअल में उन्होंने ये कहा कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसके बाहर सेल मेम्ब्रेन तो होगी ही। अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो लाइफ भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है दैट इज प्रोटोप्लाज्म, it may leach out from the cell or it may leave the cell at all if the cell membrane is absent। और जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो फंक्शन है वो सारे सेल्स के इंटरेक्शन पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल मान लो कोई ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है, उसके अंदर जितने भी सेल्स हैं वो जो फंक्शन करेंगे उस फंक्शन के आधार पे उस ऑर्गेनिज्म की फंक्शनैलिटी डिपेंड करेगी। इसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं लगा सकते, बिकॉज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इट इज इटसेल्फ मेड अप ऑफ सिंगल सेल, एंड सिंगल सेल किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता, और सिंगल सेल की फंक्शनैलिटी दूसरे सेल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी और उसकी वजह से अफेक्ट भी नहीं होगी। अब एक्सेप्शंस देखते हैं सेल थ्योरी की। ये जो एक्सेप्शंस हैं
इसी की वजह से बाद में फिर सेल डॉक्ट्रिन या सेल प्रिंसिपल की हमें ज़रूरत पड़ी। फॉर एग्जांपल देखिए, वायरसेस जो हैं वो सेल थ्योरी में फिट नहीं होते। वो इसलिए क्योंकि उसका कोई सेलुलर बेसिस ही नहीं है। कहने का मतलब वायरस में कोई सेलुलर स्ट्रक्चर ही नहीं है, इसलिए ना सेल प्रॉपर्टीज है, ना ही उसकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, बैक्टीरिया की बात करें, साइनोबैक्टीरिया की बात करें, तो उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। दैट्स व्हाई दे आर प्लेस्ड इन द किंगडम मोनेरा। और ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस ना होने की वजह से द जेनेटिक मटेरियल इज एक्चुअली डिसॉल्व्ड इन द साइटोप्लाज्म इटसेल्फ। और साइटोप्लाज्म बैक्टीरिया के और साइनोबैक्टीरिया को हम साइटोसोल के नाम से जानते हैं। कुछ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में भी ऐसे टिश्यूज हैं, फॉर एग्जांपल आरबीसी हैं इन केस ऑफ एनिमल्स एंड सीव ट्यूब्स इन केस ऑफ प्लांट्स। इनमें इनिशियली न्यूक्लियस होता है, लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योर करते हैं इनमें से न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है और यू में से वैनिश हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। ये सेल थ्योरी कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अब मॉडर्न साइंटिस्ट का मानना है कि जो मोनरा है और जो प्रोटिस्टा है, अब आपको एक चीज ध्यान देनी है कि मोनरा में सारे के सारे प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और प्रोटिस्टा में सारे के सारे यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट का मानना है कि सेलुलर बेसिस ना ही मोनरा का है ना ही प्रोटिस्टा का है, तो ये भी सेल थ्योरी के बेस पे एक्सप्लेन नहीं कर पाए श्लेडन और श्वान। अच्छा, हायर ऑर्गेनिज्म में कई ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज हैं जिनमें लिविंग होते हुए भी कनेक्टिव टिश्यू अपने अंदर कई सारी नॉन लिविंग मटेरियल को लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ आप ब्लड कह लीजिए, ब्लड में कई सारे जो डेड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं वो हैं। उसके अलावा ब्लड में कई ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट भी है जो ब्लड में साथ में घूमता है। ऑल्दो इट इज लिविंग येट इट इज कंटेनिंग मैनी नॉन लिविंग मटेरियल एज कंपेयर टू लिविंग मैटर। इसके अलावा कई सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं। कहने का मतलब उनमें जो सेल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो इफ आई एम ड्राइंग हेयर वचीरिया और बोट्राइडियम, तो वो एक फंजाई है, उसके अंदर काफी सारे न्यूक्लियस एक ही सेल में है। ये एक एलोंगेटेड सेल की तरह है जिसको हम हाइफे भी बोलते हैं, और उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, इसके बीच में पार्टीशन नहीं होती। तो जो सेल थ्योरी है वो इस चीज को भी कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि हाउ कम वन elongated unicellular organism is having so much nuclei in it. This condition, it is also known as सिनोसिटिक कंडीशन। दिस कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज सिनोसिटिक कंडीशन। ये फंजाई में है। अगर हम इसी कंडीशन को कई बार हम एनिमल किंगडम में भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ एस्कैरिस, एस्कैरिस की जो डर्मिस है, डर्मिस लेयर है, इट इज ऑल्सो मल्टी न्यूक्लिएटेड, लेकिन उस कंडीशन में उसको सिंसिटियम बोलते हैं। इन दोनों में डिफरेंस है, ये आप गूगल करके जरूर देखना है इसको। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताइए। दोनों ही एक्चुअल में मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस हैं, लेकिन जो सिनोसिटिक है उसकी फॉर्मेशन डिफरेंट है और जो सिंसिटियम है उसकी फॉर्मेशन डिफरेंट है। मैं आपको एक हिंट देता हूं, जो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है वो दो तरह से बन सकती है। एक तो न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद, और एक काफी सारे सेल्स इकट्ठे हो जाएं और उनकी कॉमन वॉल बीच में से डिसॉल्व हो जाए, तब भी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होगी। और कमेंट सेक्शन में मेरे को ये लिख के बताइए कि इन दोनों में से कौन सी कंडीशन कौन सी है। कहने का मतलब न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद मल्टी न्यूक्लिएटेड जो कंडीशन बनी वो कौन सी है, और सेल्स के कॉमन वॉल के डिसॉल्व होने के बाद अगर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बनती है तो वो किस में है। उसके अलावा जैसे फाइकोमाइसिटीज है, वो भी एक तरह की एल्गी है। इसमें फंजाई है, और इसमें जो राइजोपस है वो भी मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ऐसे ही जैसे कि हमने यहाँ पे वचीरिया और बोट्राइडियम के बारे में हमने देखा। अब सेल डॉक्ट्रिन की बात करते हैं। जब कुछ मॉडिफिकेशंस रुडोल्फ वर्चो ने दी, यहाँ पे रुडोल्फ वर्चो ने 1855, 1858 इसमें सेल थ्योरी की कुछ रिफाइनमेंट दी,
उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, ओमनिस सेलुला ई सेलुले। इसका मतलब है कि जो नया सेल आएगा वो प्री एग्जिस्टिंग वन से ही आ सकता है, इसके अलावा कहीं से नहीं आएगा। इसका मतलब जो प्रिकर्सर सेल हैं दे आर गिविंग राइज टू न्यू सेल्स, डॉटर सेल्स, इसी को हम बोलते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुले। तो इसका मतलब ये एक तरह से लीनिएज बनाता है। कहने का मतलब एक तरह से ये पेरेंट सेल हो गया और ये डॉटर सेल हो गया, मतलब ये इसका उत्तराधिकारी है। तो इसलिए इसको हम लॉ ऑफ सेल लाइनेज भी बोलते हैं या सेल लाइनेज थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने जो व्यूज दिए उसके बेस पे हम उस थ्योरी को सेल प्रिंसिपल बोलते हैं या सेल डॉक्ट्रिन बोलते हैं। एक्चुअल में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और बता दूं, एक साइंटिस्ट हैं रीमैक। ये रीमैक के व्यूज ऑलमोस्ट सिमिलर थे रुडोल्फ वर्चों की तरह के, लेकिन इनको रीमैक को कभी भी रिकॉग्निशन नहीं मिली। एक्चुअल में रीमैक के जो व्यूज थे वो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि रुडोल्फ वर्चो ने चुराए थे। रुडोल्फ वर्चो ने सबसे पहले एक एडिटोरियल में ये सारे व्यूज छापे थे, लेकिन बाद में जब रीमेक को पता चला कि उनका जो वर्क है वो ऑलरेडी एडिटोरियल के फॉर्म में रुडोल्फ वर्चो ने पब्लिश कर दिया है, तो इन्होंने रुडोल्फ वर्चो को लेटर भी लिखा था, लेकिन इन्होंने इस चीज़ को कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया। और बाद में जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि एडिटोरियल छापने के लिए किसी को क्रेडिट देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैंने कोई रिसर्च पेपर नहीं छापा है। लेकिन आज के सिनेरियो में ये चीज़ प्लेजियरिज्म में गिनी जाती है। ये बात याद रखना, प्लेजियरिज्म में गिनी जाती है। ये एक इथिकल इशू है भाई, इथिकली हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि दूसरों का काम अपने नाम से हमें पब्लिश नहीं करना चाहिए। तो ये है फीचर्स ऑफ सेल प्रिंसिपल। ये एक लास्ट स्लाइड है आज की। देखिए, सेल्स को इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल यूनिट कहा, जबकि वहां पे फंक्शनल यूनिट और स्ट्रक्चरल यूनिट कहा था। और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं ऑर्गेनिज्म की वो इंडिविजुअल सेल पे डिपेंड करेगी। वही जो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो इंडिविजुअल सेल हैं उनकी आपस में इंटरेक्शन कैसी है, उन सभी से मिलके ऑर्गेनिज्म की फंक्शनैलिटी पे असर पड़ेगा। उसके अलावा सेल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस, फॉर एग्जाम्पल जो हमने अभी किया ओमनिस सेलुला ई सेलुले, उसके बेस पे उन्होंने ये कहा कि एक पेरेंट सेल ही डॉटर सेल को बना सकता है, उसके अलावा कोई और नहीं। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज एक्चुअली सेल। तो ये था फीचर्स ऑफ सेल प्रिंसिपल। और थैंक यू।